हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और उनकी जो तैयारी है वो बहुत अव्वल लेवल की चल रही होगी। और मैं ऐसी प्रेयर आपके लिए करता हूं मेरे भाइयों के आप जिस सफलता के लिए आप मेरे साथ जुड़े हो वो सफलता आपको अब की बार जरूर प्राप्त हो। और मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है, ये भी उम्मीद है कि जो कुछ अब तक कंटेंट पढ़ाया गया है वो भी आपको याद होगा। और ये भी मुझे पता है कि कुछ बच्चों की ये शिकायत हो सकती है सर कि जो हम याद कर रहे हैं सर वो तो बहुत अच्छे से याद होता जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ से जो जो आपने करा दिया है वो थोड़ा थोड़ा स्किप होता जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सबके साथ होता है बेटा। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो पीछे का थोड़ा थोड़ा भूलते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही उपाय है मेरे भाइयों, बार बार रिवीजन। क्या बेटा, बार बार रिवीजन करेंगे तो हर चीजें स्थायी होने लगती है मेरे प्यारे साथियों। तो इसके लिए भी मैं एक बात बता देता हूं आपको, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा कि जो रस्सी होती है अगर उसको पत्थर पर बार बार घिसा जाए, बार बार घिसा जाए, बार बार घिसा जाए तो पत्थर पे भी बेटा रस्सी के द्वारा निशान बना दिया जाता है, जबकि पत्थर काफी कठोर होता है, लेकिन बार बार घिसने से उस पे भी निशान बना देती है क्या, रस्सी। इसी प्रकार पानी की बूंद अगर किसी एक स्थान पर, किसी एक पत्थर पर अगर बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, बार बार गिरती है तो उस पत्थर में भी सुरंग बना देती है मेरे भाइयों। तो यार इसी प्रकार भाई साहब जो आपका कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है उसे आपको भूलना नहीं है, और अगर भूल भी रहे तो इससे आप डिप्रेशन में नहीं आना है। उसे बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे तो वो भी भाई साहब उन्हीं चीजों की तरह स्थायी हो जाएगा। तो अपन का जो सुबह का सेशन चल रहा था उसमें अपन ने राजस्थान के भूगोल के काफी टॉपिक कवर कर लिए हैं मेरे भाइयों, और उसी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आज एक नया भौतिक प्रदेश आपके सामने है जिसे कहेंगे राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई साहब आपका टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर कर लिए थे बेटा, अरावली पर्वतीय प्रदेश कवर कर लिए थे, और अब आएगा पूर्वी मैदानी भाग। जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं मेरे भाइयों, जो भी पूर्ण रूप से यहां जुड़ चुके हैं, उनकी एक बार जिम्मेदारी ये बनती है कि सेशन को लाइक कर दें और मेरे भाइयों दबा के शेयर कर दें, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और अपन एक पूरी एनर्जी के साथ इस क्लास का आनंद ले सकें। तो मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी नया बच्चा है वो हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो अक्षांश पब्लिकेशन और अक्षांश आपका ये व्हाट्सएप चैनल और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर भाई साहब ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार की सूचनाएं हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होती रहती हैं और आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो भाई साहब हमसे जुड़ने के बाद आपकी जो आपने जिस लक्ष्य की सफलता का उद्देश्य बनाया है उसके लिए हम पूर्णतः समर्पित रहते हैं। सुबह, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, हमेशा भाई साहब आपको यहां से क्लासें देखने को मिलेंगी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलिए क्लास की देरी नहीं करते हुए और आज जुड़ते हैं आज अपनी क्लास के साथ। जो भी होगा वो बहुत बेस्ट होने वाली है। आज की क्लास पूरी एनर्जी के साथ अपन लेने वाले इस क्लास को बेटा। तो जल्दी से एक बार और कहूंगा दबा के शेयर कर दीजिए। और इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, जिन विद्यार्थियों को यह इंतजार था कि गौरव सर कंटेंट तो हमारे लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन कब उपलब्ध करा पाएंगे, तो मेरे भाइयों इंतजार की घड़ी आपकी कुछ दिन में अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि नवगठित 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित राजस्थान का जो भूगोल है मेरे भाइयों, उसका प्रथम संस्करण राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज मेरे भाइयों 2010 से 2025 तक के समस्त जो प्रश्न पूछे गए मेरे भाइयों विगत एग्जाम के अंतर्गत, उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं मेरे भाइयों। और राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज जो ये आपकी किताब रहेगी अक्षांश पब्लिकेशन के नाम से, राजस्थान का भूगोल, मेरी खुद की मेरे भाइयों गौरव सर की, एमआरपी मात्र आप देख लीजिए बेटा कितनी रखी गई है, बस 299 रखी गई है। बहुत जल्दी कुछ दिन बाद आपके हाथ में यह किताब होगी। कंटेंट आप यहां से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक के मेरे भाइयों पीवाईक्यू इसमें से निकालेंगे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस देखना हाई लेवल का होगा मेरे भाइयों। और सही तैयारी इसी को कहते हैं बेटा कि पहले आप कंटेंट अपना अच्छे तरीके से कवर करें। कंटेंट आप अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब क्वेश्चन की प्रकृति पेपर में कैसी रहती है उसके लिए आप पीवाईक्यू लगाएं। तो बेटा ज्योग्राफी के अंतर्गत कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं उपलब्ध कराऊंगा। कंटेंट हुआ, पीवाईक्यू हुआ मेरे भाइयों, इसके अलावा और भी आपको एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उपलब्ध करवाऊंगा भाई सब। सारी चीजें आप बस मेरे पे थोड़ा सा भरोसा जताइए, ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई सब, जय जौहर। और अब क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। ओके तो आज जो अपना होने वाला है बेटा पूर्वी मैदानी भाग स्टार्ट होने वाला है। और पूर्वी जो मैदानी भाग है, सबसे पहले इसका संरचना आप देख लीजिए कि भाई साहब जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों, जी सर, और ये रहा आपका पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा बेटा?
पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आपको कहां से कहां तक का एरिया मिलेगा, पहले तो ये देख लो बेटा। इधर तो आप पढ़ के आ चुके हैं क्या, अरावली, ये तो कौन हो गया, अरावली, जी सर। और बेटा ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जी सर। ये क्या है बेटा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ओके सर। और इसके बीच में जो आप देख रहे हो बेटा, इसके बीच में जो देख रहे हो मेरे भाइयों, इसे कहेंगे पूर्वी मैदानी भाग। तो बेटा ये तो आपका क्या हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जी सर, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ओके बेटा। और मेरे भाइयों ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका बेटा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और मेरे भाइयों अगली जो बात बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये रहेगा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जिसको बनाने में एक तो इस नदी का योगदान रहेगा जिसे आप कहते हैं माही नदी, जी सर, बिल्कुल इसका योगदान रहेगा बेटा, माही नदी। एक इसको बनाने में मेरे भाइयों इस नदी का योगदान रहेगा जिसको आप कहते हैं क्या, बनास नदी। कौन सी नदी बेटा, बनास नदी, ओके सर। और एक भैया इस नदी का योगदान रहेगा मेरे भाइयों, और इस नदी को जिसको आप कहते हैं मेरे भाइयों क्या, चंबल नदी। कौन सी नदी भाई साहब, चंबल नदी। और मेरे भाइयों एक इस नदी का योगदान रहेगा, जी सर। और ये जो नदी रहेगी आपकी, इसे कहेंगे आप बाढ़ गंगा नदी। कौन सी नदी, बाढ़ गंगा नदी। और भाई साहब एक इस नदी का योगदान रहेगा जिसे आप कहेंगे गंभीर नदी। कौन सी नदी, गंभीर नदी। मेन रूप से इन नदियों के द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण किया गया है, जिसमें चंबल आती है, माही आती है, बनास व बाढ़ गंगा का योगदान यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है मेरे भाइयों। तो ये जो रहेगा इसे कहते हैं बेटा राजस्थान का क्या, इन नदियों के द्वारा जो निर्मित है ये कहलाता है राजस्थान का क्या बेटा, पूर्वी मैदानी भाग। क्या कहलाता है बेटा, पूर्वी मैदानी भाग, ओके सर। अब देखते हैं बेटा जो पूर्वी मैदानी भाग है वो कितने प्रतिशत पे है। तो यहां पे सबसे पहले तो ये देखिए बेटा, जब अपन मरुस्थल पढ़ रहे थे तो वो 61% पे था, बिल्कुल सर। और जब अपन ने अरावली को देखा था तो बेटा वो 9% पे था। पूर्वी जो मैदानी भाग था वो 23 पे था, और दक्षिणी पूर्वी जो पठार था वो 7% पे था। अब बताइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अगर मैं यहां क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो मरुस्थल हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन भाई साहब पूर्वी मैदानी भाग 23% पे है, तो ये राजस्थान का बताइए दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ ना। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाई दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा बेटा, कौन, पूर्वी मैदानी भाग। देखो सेशन को भाई सब शेयर कर दीजिए, बच्चे अत्यधिक संख्या में जुड़ने चाहिए जिससे आपको भी एनर्जी आए, और मेरे अंदर तो एनर्जी आपकी कूट कूट के भरी हुई है मेरे भाइयों आपके लिए। तो भाई सब सेशन को शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो 23% की जब मैं बात करता हूं तो भाई सब 23% हमें एक बात यहां पे उपलब्ध कराता है कि ये जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भाई साहब दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा, ओके सर। फिर मैं आ जाता हूं आपको जनसंख्या पर लेकर, तो यहां 61% पे है 40%, 9 पे है बेटा 10%, 23 पे है 39%, और 7 पे है 11। गौर फरमाइएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा बेटा, यहां 61 पे कितनी है 40, यहां 9 पे कितनी है 10, और यहां 23% भाग पे कितनी है 39, और 7 पे है 11। तो बताइए जनसंख्या तो सबसे ज्यादा यहां है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन भाई साहब दूसरे नंबर पे यहां है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो आपका जो ये आप भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा बड़ा है। लेकिन ध्यान देना, जब आपस में दोनों डाटाओं का कंपेयर किया जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर कितनी प्रतिशत पब्लिक रह रही है, तो बेटा इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। और मेरे भाइयों 23% भाग पे बेटा कितनी पब्लिक है, 39% पब्लिक है। तो ये रहेगा मेरे भाइयों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भी कौन से मैदान का रहेगा, पूर्वी मैदानी भाग का, वो सबसे ज्यादा है। देखो कितने का अंतर आ रहा है दोनों डाटाओं में, 16 का। यहां कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। यहां कितने का है, 1। यहां तो उल्टा कम है। तो बेटा जब ये कहे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तो वो कौन सा रहेगा, पूर्वी मैदानी भाग रहेगा। बेटा कुछ कमेंट में देख पा रहे हो इस प्रकार के आ रहे कि सर आप हमें छोड़ के मत जाना। बेटा आप ये पॉसिबल भी कैसे समझ रहे हो, बेटा मैं चीजों की मर्यादा और चीजों की क्वालिटी को समझता हूं बेटा, और जिसने ये आज मेरे लिए आधार दिया है मैं उसकी वैल्यू समझता हूं। मैं उस प्रवृत्ति का इंसान नहीं हूं कि यहां से भी मैं भाग जाऊं, क्योंकि जिसने मेरे को पहचान दी है मेरे लिए वो क्या मायने रखता है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो आप बेफिक्र रहिए, विश्वास जताया है आपने मेरे पे तो वो विश्वास बनाए रखिए,
और धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पे 100% पूर्णतः विश्वास कीजिए, धीरे धीरे बेटा आपको हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, है ना, कि गौरव सर किस प्रकार के नेचर के व्यक्ति हैं और किस प्रकार की क्वालिटी के आदमी हैं और इनकी किस प्रकार की मानवता और इनकी किस प्रकार की सोच है, वो आपको बेटा धीरे धीरे हो जाएगा विश्वास। उसके लिए मैं आपको यहाँ जबरदस्ती आप पे ये विश्वास बनाने के लिए नहीं कह रहा। जैसे जैसे हमारे और आपके बीच में समय बीतेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस मेरे पे बढ़ता जाएगा और आप एक दिन बहुत अच्छी स्थिति में आपको और मेरे को दोनों को पाओगे बेटा इसी जगह से, ध्यान रखना। चलिए, तो 23% के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा और जनसंख्या के आधार पर कह सकता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भी ये भाई साहब इससे तो कम है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा। लेकिन अगर उसने कहा जनसंख्या घनत्व, तो बेटा दोनों चीजों का कंपेयर होता है कि कितने प्रतिशत भाग पर कितनी प्रतिशत पब्लिक रह रही है, इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बेटा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा, यह ध्यान रखना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जब भरतपुर पहुंचेंगे तो कोचिंग आएंगे, पार्थ जरूर आएंगे बेटा। अब चलिए बेटा यहां पे तो 23% जो है मेरे भाइयों, इसने एक बात कही बेटा यहां से अपन से, वो ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी सर ध्यान से सुनो बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाइयों यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का, और ध्यान रखेंगे बेटा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जी सर, तो एक तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर आ जाते हैं जनसंख्या पे। तो जनसंख्या कितनी थी बेटा? 39% थी। और यह भी बात ध्यान रखेंगे आप कि जनसंख्या की दृष्टि से, मैंने केवल अभी जनसंख्या कहा है, जनसंख्या घनत्व नहीं कहा है, जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपका राजस्थान का बेटा दूसरा सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और मेरे भाइयों क्या भौतिक प्रदेश है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब बेटा दोनों चीजों का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनसंख्या घनत्व है वो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए मैं यहां पे एक बात और आपको दे रहा हूं, उसे जरूर ध्यान रखना भाई साहब, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, अब मैंने लिखा है जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल सर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, और ध्यान रखना बेटा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी कि केवल बेटा अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो हम दूसरा नंबर रखता है पूर्वी मैदानी भाग, केवल जनसंख्या दिया जाए तो भी दूसरा नंबर रखता है, लेकिन जब दोनों का कंपेयर किया जाए तो ध्यान रखना जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाता है। सभी को पुनः गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़िए बेटा और ध्यान दीजिए चीजों पे। चलिए सर, अब आ जाती है वर्षा। तो हम जो देख रहे थे बेटा, इसके अंतर्गत हम वर्षा देख रहे थे आपकी 0 से 40, 40 से 60, तो यहां पे वर्षा जो रहेगी वो 60 से 80। तो वैसे इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा का एवरेज आता है वो 60 से 80 सेंटीमीटर आता है, ठीक है सर। और इतनी वर्षा पे जो क्लाइमेट यहां रहेगी, तो मरुस्थल में अपन दो प्रकार की क्लाइमेट देख के आए, एक थी शुष्क और एक थी अर्धशुष्क। अरावली में अपन देख के आए बेटा उपाद्र, और यहां जो क्लाइमेट रहेगी मेरे भाइयों वो ध्यान रखना, यहां पे जो क्लाइमेट आपकी आएगी बेटा वो रहेगी आर्द्र जलवायु। कैसी बेटा? आर्द्र जलवायु। ओके सर, अब चलते हैं मृदा के ऊपर। तो भाई साहब मैदानी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है बेटा वो ध्यान रखना वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी बेटा? जलोढ़। और जलोढ़ मृदा को ही कहते हैं मेरे भाइयों क्या? कांपीय। इसी को कहते हैं क्या? कछारी। और बेटा इसी को कहते हैं क्या? दोमट मृदा। तो भाई साहब इन मैदानी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा, कांपीय मृदा, कछारी मृदा और मेरे भाइयों लास्ट में आप ध्यान रखेंगे दोमट मृदा, ठीक है सर। अब यहां पे भाई साहब एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो मृदा है ये मेरे भाइयों कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे यह भौतिक प्रदेश बेटा, यह है भौतिक प्रदेश कृषि की दृष्टि से मेरे भाइयों कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। तो ये जो भौतिक प्रदेश है बेटा वो कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। क्यों उपजाऊ माना जाता है? क्योंकि जिस मिट्टी के बारे में आप पढ़ रहे हो बेटा, ये मिट्टी सभी मिट्टियों में मेरे भाइयों क्या मानी जाती है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है।
तो अभी हम भौतिक प्रदेश जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मेरे भाइयों, अभी स्टार्ट अपन ने नहीं किया है, तो आराम से समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण काल। निर्माण काल को इसके को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, जो इसका निर्माण काल हुआ था या वो उस काल को आप कहेंगे प्लीस्टोसीन काल। तो बेटा जो इसका निर्माण काल रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्लीस्टोसीन काल। जैसे मरुस्थल का अपन ने निर्माण देखा था टर्सरी युग में, अरावली का निर्माण देखा था प्री कैम्ब्रियन काल में, उसी प्रकार मेरे भाइयों आपका जो निर्माण काल रहेगा पूर्वी मैदानी भाग का वो रहेगा प्लीस्टोसीन काल के अंतर्गत। ओके चलो, अब आ जाती है निर्माण के, इसका निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से हुआ या टेथिस सागर से हुआ। तो मैं पहले ही कह चुका हूं जहां मिट्टी की प्रधानता रहेगी वो सभी राजस्थान के भाग किससे निर्मित है, टेथिस सागर से। तो बेटा ये किसका भाग माना जाता है, टेथिस सागर का भाग माना जाता है। निर्माण प्रक्रिया में क्या आएगा पूर्वी मैदानी भाग की में, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इस मैदानी भाग में नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से यह निर्मित हुआ है आपका कौन है, पूर्वी मैदानी भाग। तो यह भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, इस मैदानी भाग का निर्माण नदियों के द्वारा जी सर, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित भाग, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित भाग है मेरे भाइयों आपका कौन सा बेटा, पूर्वी मैदानी भाग। तो यहां पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब कल को आपसे पूछे कि पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण काल क्या रहा है, तो आप कहेंगे प्लीस्टोसीन काल। निर्माण किससे हुआ, तो आप कहेंगे टेथिस सागर। और निर्माण प्रक्रिया क्या रही है, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित है आपका पूर्वी मैदानी भाग। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अब चलते हैं बेटा अगले स्टेप पर। अगला स्टेप आता है पूर्वी मैदानी भाग का अध्ययन। और ध्यान रखना बेटा पूर्वी मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से जी सर, तो बेटा ये जो मैदानी भाग आप देख रहे हो सर, इस मैदानी भाग को मेरे भाइयों अध्ययन की दृष्टि से, इस मैदानी भाग को बेटा अध्ययन की दृष्टि से, और पता है बेटा कितने भागों में अपन बांट के पढ़ेंगे बेटा, 3 भागों में। इस मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है जी सर। तो ये जो मैदानी भाग है आपका बेटा, इसे अध्ययन की दृष्टि से मैं कितने भागों में बांटने के लिए जा रहा हूं बेटा, तो 3 भागों में बांटने के लिए जा रहा हूं। अब वो 3 भाग कौन कौन से रहेंगे, तो बेटा एक तो जो माही नदी का मैदान है उसे कहेंगे माही मैदान, जो माही नदी द्वारा निर्मित है जी सर। तो एक रहेगा माही मैदान। एक बेटा आप ये मैदान पढ़ेंगे जो इन 2 नदियों से निर्मित होगा, बनास व बाढ़ गंगा का मैदान, बनास व बाढ़ गंगा का मैदान, एक अपन इसको पढ़ेंगे जी सर। और मेरे भाइयों एक पढ़ेंगे अपन बेटा किसका मैदान, चंबल का मैदान या चंबल मैदान जी सर। तो इस प्रकार से राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को बताइए मैंने कितने भागों में बांट दिया, जी सर आपने 3 भागों में बांट दिया। और 3 भागों में बांटने के बाद अगर मैं इसे वापस से 2 भाग में डिवाइड करूं तो एक हो जाता है क्या, बनास का मैदान जी सर, एक हो जाता है बनास का मैदान, और एक इसमें अपन अलग से पढ़ेंगे क्या बेटा, बाढ़ गंगा का मैदान। तो सीधी सी बात यह है, कल को बेटा अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो भी आपको संख्या बेटा 3 ही करनी है, क्योंकि बनास और बाढ़गंगा मैं जानता हूं कि एक दूसरे की सहायक नदी नहीं है, लेकिन बेटा इसके मैदानी भाग को एक ही साथ बोला गया है बनास व बाढ़गंगा का मैदान। वो अलग बात है कि नीचे जाके आप इसके डिवीजन वापस से 2 कर दो कि बनास का मैदान और बाढ़गंगा का मैदान। लेकिन अगर संख्या में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बढ़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 ही बताना है, 4 नहीं बताना है। बनास बाढ़गंगा को एक ही बताना है, लेकिन नीचे जाके चाहे भले अलग अलग अपन पढ़ेंगे कि बनास का मैदान अलग है और बाढ़गंगा का अलग है, तो वो एक अलग बात है। क्लियर है यहां तक भाई साहब? चलिए अब इनमें से एक मैदान अपन सबसे पहले उठा लेते हैं और वो है कौन, माही का मैदान। कौन सा मैदान बेटा, माही का मैदान। चलिए तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे कि माही का जो मैदान है उसका विस्तार कहां पे है, मृदा कौन सी पाई जाती है, कृषि फसलें कौन सी उसमें रहेंगी। तो ये रट्टा नहीं मारना है बेटा, माही के मैदान को मैं यहां पे समझाता हूं, 1 मिनट में अपन क्लियर करते हैं। आइए, ये आपका दक्षिणी राजस्थान हो गया जी, बिल्कुल हो गया सर।
और दक्षिणी राजस्थान की तरफ से एक नदी बहती है भाई साहब कुछ इस प्रकार से। जी सर बिल्कुल। और इस नदी को बेटा आप कहेंगे कौन सी नदी है सर? ये तो ये है बेटा माही नदी। कौन सी नदी है मेरे भाइयों? ये है आपकी माही नदी। ओके सर, तो चलिए इसे मान लेते हैं अपन माही नदी। और ये आती कहां से? एमपी से। ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया और जाके अपना जल गिराती है कहां पे बेटा? खंबात की खाड़ी के अंतर्गत। कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी के अंतर्गत। ठीक है सर। अब इसके द्वारा जो मैदानी भाग बनाया जाता है वो कहां कहां पे बनता है? तो इसके द्वारा एक तो मैदानी भाग आपका बनता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। जी सर। एक इसके द्वारा मैदानी भाग बनता है प्रतापगढ़ के अंतर्गत और एक इसके द्वारा मैदानी भाग बनाया जाता है कहां पे? डूंगरपुर के अंतर्गत। तो कल को मेरे से कहा जाए माही मैदान का विस्तार कहां पे है, तो भाई साहब मैं कहूंगा कहां पे है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंतर्गत। बिल्कुल सर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब इस माही के मैदानी भाग में ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से। इस माही के मैदान में कोई मेरे से ये कहे कि किस प्रकार की मिट्टी आपकी यहां पाई जाती है, तो वो भी ध्यान रखना भैया। माही का जो मैदानी भाग है इसमें जो मिट्टी देखने को मिलती है मेरे भाइयों, वो जो मिट्टी रहेगी बेटा उसे कहते हैं रेड लोमी। कैसी मिट्टी है बेटा ये? उसे बोलते हैं बेटा रेड लोमी मृदा। ओके सर, रेड लोमी मृदा। अरे रेड का मतलब होता है लाल और लोमी का मतलब होता है चिकनी, तो लाल चिकनी मृदा कहा जाता है मेरे भाइयों। ठीक है सर। तो माही के जो मैदानी भाग में मिट्टी पाई जाती है बेटा उसे कहेंगे रेड लोमी या लाल चिकनी मृदा। अब इस चिकनी मृदा के अंतर्गत भाई साहब फसलें उत्पादित, तो फसलें उत्पादित कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सर। इसके अंतर्गत बेटा दो फसलें होती हैं जिनमें एक का नाम है मक्का और एक का नाम है चावल। हालांकि होने को या गन्ना भी हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है वो मक्का और चावल होता है। और मक्का और चावल में भी ध्यान रखेंगे, जो गजब की बात है सर, मक्का की यहां पे कौन सी किस्म बोई जाती है, तो भाई साहब एक तो बोई जाती है आपकी बेटा जिसे आप कहेंगे माही कंचन, और एक बोई जाती है बेटा जिसे कहेंगे माही धवल। ओके सर। और चावल की यह कौन सी किस्म बोई जाती है, तो ध्यान रखना बेटा उस किस्म का नाम है माही सुगंधा। कौन सी किस्म है? माही सुगंधा। ओके सर। तो माही का जो मैदानी भाग है उसका विस्तार रहेगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। ठीक है सर। यहां जो मिट्टी मिलेगी मेरे भाइयों वो है आपकी रेड लोमी मृदा या लाल चिकनी मृदा। ओके सर। इसमें जो फसलें उत्पादित रहेंगी वो मक्का और चावल। मक्का की दो किस्में यहां बोई जाती है इस मैदानी भाग में, जिसका एक का नाम रहेगा माही कंचन और एक का नाम रहेगा माही धवल। और चावल की जो किस्म रहेगी वो रहेगी माही सुगंधा। बोलो पहले ये बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। आपने अगर आदर्श माना है तो बेटा ये आदर्श आपका बना रहेगा, इतना भरोसा कीजिए, मैं भरोसा दिलाता हूं आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए। चलिए, पूरे लक्ष्य परिवार की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाइयों, जो इतनी आज आप तादाद में या इतनी संख्या में जो सुबह मेरी क्लास देखने के लिए आते हैं। चलिए, यहाँ पे मक्का की दो किस्म रहेंगी, माही कंचन और माही धवल, और चावल की रहेगी बेटा माही सुगंधा। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा था, विस्तार। विस्तार भाई साहब तीन जगह आ जाएगा। एक आएगा बांसवाड़ा। जी सर। एक भाई साहब विस्तार आ जाएगा कहां पे? डूंगरपुर। ओके सर। और एक विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहां पे? प्रतापगढ़। मिट्टी जो रहेगी वो ध्यान रहे आपको, मिट्टी जो रहेगी वो रेड लोमी मृदा रहेगी। ठीक है सर। जिसे आप भले ही लाल चिकनी मृदा भी कह सकते हैं। ओके सर। ये आपकी मिट्टी रहेगी। कृषि जो फसलें रहेंगी उसमें एक रहेगी आपकी मक्का और एक रहेगी चावल। और इस पूरे मैदानी भाग में जहां मक्का की और चावल की जो किस्म बोई जाती है वो भाई साहब माही कंचन और माही धवल तो रहेगी मक्का की, और माही सुगंधा रहेगी चावल की। ऐसा नहीं है चावल की यही किस्में होती हैं, चावल की और भी होती हैं, पद्मा, जमुना, जया, बासमती, काला जीरा, नहीं है क्या? लेकिन इस मैदानी भाग में बोई जाती है आपकी कौन सी? माही सुगंधा। बोलो क्लियर है? चलिए अब चलते बेटा अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है अपने पास? तो बनास बाणगंगा के मैदानी भाग से पहले यहां पे एक बात और बताता हूं आपके लिए। चलिए सर बताइए। भाई साहब बात यह है कि इस मैदानी भाग का वह भाग जो कहां पे पाया जाता है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस मैदानी भाग का वह भाग जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? और इस मैदानी भाग का वह भाग जो आपके प्रतापगढ़ और मेरे भाइयों आपके बांसवाड़ा में देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है सर। और इस मैदानी भाग का वह भाग जो भाई साहब बांसवाड़ा और डूंगरपुर में देखने को मिलता है बेटा उसे क्या कहते हैं?
तो इस मैदानी भाग को अगर मैं अध्ययन की दृष्टि से वापस से बांटूं तो इसके एक मैदान को तो बोला जाता है बेटा क्या, काठल का मैदान। क्या बोलते हैं बेटा इसके मैदानी भाग को, काठल का मैदान। ठीक है सर। एक मैदानी भाग को बोला जाता है बेटा, ध्यान रखना, उसे आप बोलेंगे छप्पन का मैदान। क्या बोलेंगे बेटा, छप्पन का मैदान। और एक जो इसका मैदानी भाग बनता है उसे अपन बोलते हैं वांगड़ का मैदान। कौन सा मैदान, वांगड़ का मैदान। इसका मतलब जो माही का मैदानी भाग है अगर मैं उसे भी विभाजित करूं तो बेटा वो वापस तीन भागों में चला जाता है। जी सर। उसमें एक बनता है काठल का मैदान, एक बनता है छप्पन का मैदान और एक बनता है वागड़ का मैदान। और यहां पे भी फिर आपको पर्टिकुलर विस्तार में पता होना चाहिए। जो आपका काठल का मैदान है इसका विस्तार ओनली 4 रहेगा, कहां पे, प्रतापगढ़ में। ठीक है सर। छप्पन का जो मैदान रहेगा ये आपका प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के अंतर्गत रहेगा। ठीक है सर। और जो वांगड़ का मैदान रहेगा ये आपका बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर के अंतर्गत रहेगा, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर के अंतर्गत। तो जो माही का मैदानी भाग है अगर उसे आप पुनः अध्ययन की दृष्टि से बांटोगे तो वो तीन भाग में चला जाता है, छप्पन का मैदान, वांगड़ का मैदान और काठल। काठल रहेगा प्रतापगढ़ में, छप्पन रहेगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में और वांगड़ रहेगा बेटा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बोलो यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे मेरे भाइयों, और जो अगला पॉइंट आपके सामने है वो है बनास व बाणगंगा का मैदान। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले भाई साहब यहां पे जो बनास व बाणगंगा के मैदान की बात कही गई है पहले तो इसे समझेंगे अच्छे तरीके से देखना बेटा कि बनास और बाणगंगा का मैदान बनेगा कैसे और कहां बनेगा। जी सर। तो ये मैंने आपके लिए राजस्थान का मैप ले लिया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहां एक जिला पड़ता है राजसमंद। ओके सर। और राजसमंद से एक नदी निकलेगी आपकी जिसे आप कहेंगे बनास नदी। ओके सर। बनास नदी, राजसमंद, थोड़ा सा भाग उदयपुर का भी आएगा। जी सर। फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा। जी सर। फिर अजमेर। ओके सर। फिर टोंक और सवाई माधोपुर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है मेरे भाइयों ये बनास नदी का है। कहां कहां पे कौन कौन से जिले मैंने बताए वापस से सुनना। एक जिला था इसमें राजसमंद। जी सर। एक जिला था उदयपुर। ओके सर। एक बेटा चित्तौड़गढ़। जी सर। एक था भीलवाड़ा, एक आया अजमेर। ओके। एक आया बेटा टोंक और एक आया बेटा सवाई माधोपुर। ओके सर। फिर बेटा अगली बात करता हूं तो एक नदी रहेगी आपकी बाणगंगा जो कोटपुतली बहरोड से निकलेगी। जी सर। कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर होते हुए फिर आपके बाहर चली जाती है और यमुना में मिल जाती है। ये जो नदी है उसे कहेंगे आप बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी का जो मैदानी भाग आप देखेंगे वो कहां पे रहेगा तो भाई साहब कोटपुतली बहरोड रहेगा। ठीक है सर। इसके बाद ये नदी जयपुर आएगी। ठीक है सर। जयपुर के बाद ये नदी आपकी मेरे भाइयों कहां पहुंचेगी? दौसा। जी सर। तो जयपुर के बाद ये नदी दौसा पहुंचेगी और दौसा के बाद ये नदी पहुंचेगी आपकी भरतपुर। तो इन जिलों में जो मैदानी भाग देखने को मिलेगा बेटा उसे आप बेफिक्र होके कहिए। जैसे यहां पे ये मैदानी भाग जो आप देख रहे हैं सर, ये जो मैदानी भाग है ये बताइए किस नदी का है? तो आप कहेंगे सर ये बनास नदी का मैदानी भाग है। बिल्कुल मेरे भाइयों, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ये तो हो गया आपका बनास नदी का मैदानी भाग। ओके सर। और ये जो मैदानी भाग आप देख रहे हैं सर ये हो गया किसका बेटा? बाणगंगा नदी का मैदानी भाग। तो बताइए बाणगंगा नदी के मैदानी भाग का विस्तार रहेगा कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर में। ठीक है सर। और बनास नदी के मैदानी भाग का विस्तार रहेगा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो अगर मैं इन दोनों मैदानी भागों को बेटा अलग अलग बांट दूं और उसमें एक निकाल लूं बेटा बनास का मैदान, एक अपन ले लेते हैं बनास का मैदान। जी सर। और एक इसमें बेटा अलग से निकाल के अपन ले लेते हैं क्या? बाणगंगा का मैदान। एक तो बनास का मैदान और एक अपने पास हो गया क्या बेटा? बाणगंगा का मैदान। अब बनास का जो मैदान आपने देखा उसमें एक जिला राजसमंद। जी सर। एक जिला उदयपुर। ओके सर। एक जिला उसमें चित्तौड़गढ़ आया, एक जिला उसमें भीलवाड़ा आया और एक जिला उसमें बेटा अजमेर आया। जी सर। और एक जिला उसमें टोंक आया और एक आया सवाई माधोपुर। और बाणगंगा का जो मैदान था उसका जो विस्तार आया वो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आया। जी सर। इसके बाद जयपुर में आया और इसके बाद आपकी दौसा और इसके बाद भरतपुर। इन जिलों में ये विस्तार रहेंगे। जैसे बनास का मैदानी भाग का विस्तार यहां रहेगा,
बाण गंगा के मैदानी भाग का विस्तार यहां रहेगा। अब इनको भी बेटा अध्ययन की दृष्टि से पुनः भागों में बांटा गया है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। जी सर वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जब मैं चलता हूं बाण गंगा के मैदानी भाग पर, तो उसका तो अध्ययन की दृष्टि से कोई विभाजन नहीं है, वो ऐसे की ऐसे रहेगा। लेकिन जो बनास नदी का मैदानी भाग है उसे इस जगह से बेटा दो भागों में बांटा गया है। जी सर बिल्कुल दिख रहा है। अब बताओ, केवल बनास नदी को देखना बेटा, ये उत्तर का मैदान हो गया, बनास नदी के क्षेत्र में ये उत्तर का और ये दक्षिण का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये तो बनास नदी का कौन सा मैदान हुआ? दक्षिण का मैदान। गजब सर। और ये जो मैदान हुआ मेरे भाइयों ये वाला, ये बनास नदी का कौन सा हुआ? उत्तर का मैदान। ओके सर। तो कभी भी पूछे आपसे कि बनास नदी के मैदान को पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। ये वाला मैदान दक्षिण का मैदान रहेगा और वो वाला मैदान बनास नदी का उत्तर का मैदान रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपसे ये पूछे कि जो दक्षिण का मैदान है इसे कोई अन्य नाम भी दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है भैया। ये दक्षिण का जो मैदान है इसमें जो जिले आ रहे बेटा, मेवाड़ वाले बच्चों ध्यान देना, इसमें जो जिले आ रहे वो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आ रहे। इसीलिए दक्षिण के मैदान को मेरे भाइयों अपन बोलते हैं क्या? मेवाड़ का मैदान। तो बनास नदी के दक्षिण के मैदान को कहा जाता है क्या? मेवाड़ का मैदान। और बनास नदी के उत्तर के मैदान को कहा जाता है मेरे भाइयों क्या? मालपुरा। मालपुरा करौली का मैदान। तो बनास नदी के दक्षिण के मैदान को तो अपन बोलते हैं क्या? मेवाड़ का मैदान। और उत्तर वाले मैदान को बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। देखिए बनास नदी के मैदानी भाग को मैंने कैसे समझाया आपको, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि बनास नदी कहां कहां से बहती है। वो तो रहेगा बनास नदी के मैदानी भाग का विस्तार, जो कि आपके ये रहा आपके सामने। ये बनास नदी के मैदानी भाग का क्या है मेरे भाइयों? विस्तार। और इसे भी फिर मैंने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया, दक्षिण का मैदान और उत्तर का मैदान। दक्षिण का जो मैदान है वो मेवाड़ का कहलाता है, उत्तर का जो मैदान है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। फिर अपन आएंगे बाण गंगा के मैदानी भाग पे। और बाण गंगा के मैदानी भाग का जो आप विस्तार देख रहे हैं वो इन चार जिलों के अंतर्गत रहने वाला है, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ओके सर। अब देखिए यहां पे अलग से ले आता हूं आपके लिए बनास का मैदान। विस्तार कहां पे था? तो एक जिला अपने पास आया था, जी सर, राजसमंद। एक अपने पास आया था उदयपुर। ओके सर। एक अपने पास जिला था चित्तौड़गढ़। ओके सर। और एक जिला था बेटा भीलवाड़ा। इसके अलावा आपके पास एक जिला आया अजमेर। जी सर। और एक जिला आया टोंक और एक जिला था बेटा सवाई माधोपुर। यहां तो ये विस्तार रहेगा बनास नदी के मैदानी भाग का। अब मृदा जो इसमें रहेगी वो ध्यान रखना बेटा, मृदा जो रहेगी इसमें वो भूरी मृदा रहेगी। कौन सी रहेगी भाई साहब? भूरी मृदा पाई जाती है आपके बनास के मैदानी भाग के अंतर्गत। तो विस्तार आपको समझ में आ गया कि दो भागों में सॉरी आपका जो विस्तार रहेगा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है। और मृदा जो रहेगी वो कैसी रहेगी मेरे भाइयों? भूरी मृदा रहेगी। ओके सर। फिर भाई साहब उसी जगह पे मैं एक बात और बताता हूं आपको जो मैंने बताई थी। जी सर बिल्कुल बताइए। मृदा हो गई। इन आपके जिलों को मिलाकर, इन जिलों को मिलाकर आप और इन जिलों को मिलाकर आप क्या कहेंगे कि सर ये तो है बनास नदी का आपका अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इसे तो कहेंगे बनास नदी का उत्तरी मैदान। बनास नदी का उत्तरी मैदान बिल्कुल कहेंगे सर। और इन जिलों को मिलाकर भाई साहब, इन जिलों को मिलाकर आप कहेंगे कि यह है आपके बनास नदी का, बनास नदी का मेरे भाइयों दक्षिणी मैदान। जी सर बिल्कुल। और फिर आपने देखा था मैंने इस दक्षिणी मैदान को और बनास नदी के मैंने इस उत्तरी मैदान को कुछ अलग नाम दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। बनास नदी के दक्षिण के मैदान को बेटा मेवाड़ का मैदान बोलते हैं। ठीक है सर। और जो उत्तर का मैदान है बेटा इसे ध्यान रखना मेरे भाइयों, इसे मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। तो यह बात किसके बारे में थी बेटा? बनास नदी के मैदानी भाग के बारे में थी। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे। और बनास नदी के मैदानी भाग के बाद आ जाता है बाण गंगा नदी का मैदानी भाग। तो अभी आपने देखा था कि बाण गंगा नदी का जो मैदानी भाग रहेगा वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था। जी अच्छे से सुनना बेटा, ये आपका किसका मैदान रहेगा? बाण गंगा का मैदानी भाग। ओके सर। अब देखो बेटा ये जो नदी आती है आपकी, जिसको आप कह रहे हैं क्या? बाण गंगा नदी। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। बाण गंगा जो नदी आती है इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसका मैदानी भाग का विस्तार कहां रहेगा? तो भाई साहब एक जिला तो रहेगा आपका कोटपुतली, बहरोड। ओके सर।
एक जिला जो रहेगा भाई साहब वो आपका रहेगा जयपुर, एक जिला जो रहेगा वो दौसा, और एक जिला जो रहेगा वो रहेगा भरतपुर। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसके बाद ये यूपी से होते हुए बाहर निकल जाती है नदी, और जिसके साथ आगे चलकर मेरे भाइयों मिलती है उस नदी का नाम है मेरे भाइयों ये जो नदी जिसके साथ ये आगे चलकर मिलती है उस नदी को कहते हैं मेरे भाइयों यमुना नदी। कौन सी नदी कहते हैं बेटा? यमुना नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बेटा? यमुना नदी कहते हैं। ओके सर, अब सुनना बेटा, ये जो मैदानी भाग है जिसका विस्तार कोटपुतली बहरोड, जी सर, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा और कहां मिल रहा है? भरतपुर। जी सर, बिल्कुल मिल रहा है। गौर से देखिए भाई साहब इन जिलों को, क्या सच में ये इस प्रकार के जिले हैं जहां पे पब्लिक आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब पता है क्यों पब्लिक पाई जाती है इन जगह पे सबसे ज्यादा इस मैदानी भाग में? उसका बेटा रीजन है। क्या रीजन है सर? इस मैदानी भाग में मेरे भाइयों, कल को मैं आपसे कहूं इस मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा, तो बेटा इस मैदानी भाग में पाई जाने वाली जो मृदा है वो कैसी है? इस मैदानी भाग में अन्य मैदानों की भाग की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसका रीजन रहेगा पता है क्या? इस मैदानी भाग के अंतर्गत सबसे उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो भाई साहब ये जो मैदानी भाग है इसमें पाई जाने वाली जो मृदा है वो रहेगी आपकी जलोढ़। जैसे अपन देख के आ रहे थे माही के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को आप क्या कह रहे थे? रेड लोमी या लाल चिकनी। इसी प्रकार इस मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा रहेगी, और इसीलिए यह मैदानी भाग अन्य मैदानी भागों की तुलना में भाई साहब सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी भाग, सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी भाग माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानी भाग अगर कोई है तो वो बाणगंगा का मैदानी भाग रहेगा। और ध्यान रखना इसी मैदानी भाग में भाई साहब सर्वाधिक जनसंख्या, इसी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये भी बात सही है। और भाई साहब ये भी ध्यान रखना इसी मैदानी भाग के अंतर्गत मेरे भाइयों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कौन से मैदानी भाग में मेरे भाइयों? बाणगंगा के मैदानी भाग में। तो इस मैदानी भाग में मिट्टी रहेगी जलोढ़, और जिस प्रकार के स्टेटस से कंफर्म हो जाता है कि यहां आपके व्यक्ति ज्यादा निवास करते हैं, इसीलिए इस मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली आपको देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखना भाई साहब। इन दोनों नदियों के जो ये बीच का मैदानी भाग है, यमुना और बाणगंगा के नदी के बीच का मैदानी भाग, इस शब्द को भाई साहब आप ध्यान में रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। उसे कहते हैं रोही दोआब। क्या कहते हैं बेटा? रोही दोआब। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए रोही दोआब क्या है तो आप कहेंगे क्या मेरे भाइयों? बाणगंगा। जी सर, बाणगंगा व यमुना नदी, बाणगंगा व यमुना नदी के बीच का मैदानी भाग, बीच का मैदानी भाग मेरे भाइयों बाणगंगा व यमुना नदी के जो बीच का मैदानी भाग है बेटा उसे कहते हैं रोही दोआब। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी सर, ओके। अब चलते हैं यहां पे लेके हमसे क्या पूछा गया था? विस्तार इजी गोइंग है, हम सीख चुके हैं भाई साहब। ये रहा कोटपुतली बहरोड में जाती है पहले, उसके बाद मेरे भाइयों हमें पता है जयपुर आता है, उसके बाद भी हमें पता है दौसा रहेगा, और उसके बाद भी हमें पता है भरतपुर रहेगा। और जब मृदा की बात करते हैं तो हमें यह भी पता है कि जो मृदा रहेगी वो जलोढ़ मृदा इसमें रहेगी। वो अलग बात है कि जलोढ़ को भले ही आप कांपीय कह सकते हैं, कांपीय को भले ही आप दोमट कह सकते हैं, और दोमट मृदा को भले ही आप कछारी मृदा बोल सकते हैं। जी सर, तो ये कुछ बातें मेरे भाइयों यहां पे आपकी रहेंगी। ओके, तो ये था बाणगंगा का मैदानी भाग, और ये फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोही दोआब। ध्यान रखना भाई साहब इससे। बोलो यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई आपके बेटा? और आ गए हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि यहां तक सर बातें हमारी क्लियर समझ में आ चुकी हैं। चलिए भाई साहब, हाँ जयपुर, दौसा, भरतपुर, लेकिन एक कोटपुतली बहरोड भी आप जोड़ेंगे बेटा। चलिए मेरे भाइयों अगला अब आ जाता है आपका चंबल का मैदान। सबसे पहले तो भाई साहब चंबल का मैदानी भाग आप देखेंगे तो उससे पहले मैं आपको मैप सेट करता हूं, जिससे आपको दो तीन चीजें वैसे ही हाथ लग जाएंगी। जी सर, और वो क्या हाथ लगेंगी वो यहां से देखना आप बेटा। जी सर, तो सबसे पहली बात तो ये कि चंबल जो नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से है जी। ओके सर, ये आपकी कौन सी नदी है जी? चंबल नदी। ठीक है सर,
ये चंबल नदी आपकी। और भाई साहब चंबल नदी का अब बताइए, चंबल जो नदी है इसका जो भाव क्षेत्र है अपने राजस्थान के संदर्भ में, जी सर, वो कहां कहां से है? तो भाई साहब ये जो भाव क्षेत्र आप देखोगे इसमें एक जिला तो है जी आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर इसमें एक जिला आता है कोटा, एक जिला इसका आता है बूंदी, एक जिला इसमें आता है सवाई माधोपुर, एक जिला आता है इसमें करौली और एक जिला आता है धौलपुर। इस जगह बनता है आपके किसका मैदानी भाग? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, किसका? चंबल का मैदानी भाग। यहां मिलता है आपको चंबल का मैदानी भाग। अब ये राजस्थान के किस भाग में है? तो सेंटर पॉइंट लगाइए आप और ऐसे करके 4 भागों में बांट दीजिए। जी सर, बिल्कुल बांट दिया, तो कोई टेंशन लेने का विषय है ही नहीं मेरे भाइयों। उत्तर, और ये आ गया आपका दक्षिण, और ये आ गया आपका पश्चिम, और ये वाली साइड आ गई आपकी पूरब। वहां तक मैं ले नहीं जा रहा, नहीं तो वहां तक चला जाएगा पूरब, धौलपुर तक। तो भाई साहब इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार देखा जाता है चंबल नदी के मैदानी भाग का, वो राजस्थान की कौन सी साइड में रहेगा? तो ध्यान रखना ये राजस्थान की जिस साइड में आता है उसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी। तो सबसे पहले तो यहां पे एक बात यही ध्यान रखेंगे कि चंबल का मैदान, चंबल का मैदान, जी सर, चंबल का मैदान बेटा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, चंबल का मैदान राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे। और इस मैदानी भाग की क्या खास विशेषता है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब चंबल के मैदानी भाग की क्या खास विशेषता है? पहली बात तो यह रही कि यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। ओके सर, डन है। अगली बात यह ध्यान रखेंगे कि भाई साहब जो चंबल नदी है इसमें ध्यान रखेंगे आप, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन कर। बेटा अवनालिका क्या होता है? तो अपने भाव क्षेत्र में जब कोई नदी गहराई के अंतर्गत ज्यादा काटती है जमीन को तो उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन, नालीनुमा अपर्दन। तो भाई साहब चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन कर बनाई गई उत्खात भूमि, अवनालिका अपर्दन कर बनाई गई जो उत्खात भूमि होती है, उत्खात भूमि मेरे भाइयों ध्यान रखना बीहड़ या बेटा डांग कहलाती है, बीहड़ या डांग कहलाती है। तो कल को कोई ये कहे कि ये चंबल नदी का जो मैदानी भाग है उसे भाई साहब किसका मैदान कहते हैं? तो ध्यान रखना ये बीहड़ या डांग का मैदान भी कहलाता है। तो चंबल नदी द्वारा अवनाल का अपर्दन कर बनाई गई जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ या डांग कहा जाता है। और इसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे कि बीहड़ या डांग का मुख्यतः विस्तार कहां देखने को मिलता है? तो भाई साहब बीहड़ या डांग का जो एरिया है इसका मुख्यतः विस्तार रहेगा 3 जिलों में, जिसमें एक है सवाई माधोपुर, एक है मेरे भाइयों करौली, और बेटा एक रहता है यहां पे कौन? धौलपुर। और इसमें भी ध्यान रखेंगे आप भाई साहब, कभी भी पूछा जाए कि डांग का राजा किसको कहते हैं तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। और भाई साहब कभी भी पूछा जाए कि डांग की रानी किसको कहते हैं तो डांग की रानी करौली को कहते हैं। तो चंबल नदी का जो मैदानी भाग है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में रहेगा। उस मैदानी भाग का जो विस्तार है वो कहां कहां पे रहेगा? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में रहेगा। जी सर। और अगली बात ये, इस मैदानी भाग में जो मिट्टी देखने को मिलेगी, रटना नहीं है, इस मैदानी भाग में जो मिट्टी देखने को मिलेगी इस हाड़ौती वाले एरिया में, जी सर, हाड़ौती वाले एरिया में तो मिलती है काली मृदा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हाड़ौती से ऊपर वाले एरिया में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाले एरिया में जो मिलेगी वो मिलेगी जलोढ़। तो भाई साहब अगर ये दोनों शब्द एक साथ आए कि कौन सा मैदानी भाग है जिसमें काली और जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो वो चंबल का मैदानी भाग है, ध्यान रखेंगे। अब बताइए चंबल के मैदानी भाग में अपन क्या ढूंढे? पहले तो विस्तार। तो विस्तार तो आप जो प्रवाह क्षेत्र उसी को उठा लेंगे। जी सर। तो एक तो आपका जिला आ जाएगा कौन? चित्तौड़गढ़। ओके सर। एक आपके पास आ जाएगा कोटा। जी सर। कौन आ जाएगा बेटा? कोटा आ जाएगा। ओके सर, ये आपका कोटा। और इसके बाद एक जिला आ जाएगा मेरे भाइयों बूंदी। जी सर। एक जिला आपके पास रहेगा सवाई माधोपुर, एक जिला रहेगा मेरे भाइयों आपके पास करौली, और एक जिला रहेगा आपके पास धौलपुर। ये तो आपके चंबल का मैदानी भाग रहेगा जिसका विस्तार देखने को मिलेगा। और मृदा कैसी रहेगी? तो ध्यान रखना इस मैदानी भाग में काली व जलोढ़ मृदा, काली व जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
ओके सर। तो बताइए ये हमारे मैदानी भाग थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा किसका बेटा, माही का मैदानी भाग, बिल्कुल सर। उसके बाद पढ़ा अपन ने बनास बाणगंगा का, तो बनास का अलग पढ़ा था और बाणगंगा का अलग पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ाया मैंने आपको चंबल का मैदानी भाग। एक बार आपको वापस से एक बार बताता हूं भाई साहब, जो अपन मैदानी भाग देख रहे थे सर जी, इन मैदानी भागों को अपन ने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। जी सर। और माही का जो मैदान देखा उसका विस्तार हमें मिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसमें जो मिट्टी मिली बेटा वो रेड लोमी या लाल चिकनी कृषि फसलें मक्का और चावल के रूप में रहेंगी। इस मैदानी भाग को ध्यान रखना। पुनः अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में गया। काठल का मैदान प्रतापगढ़ में रहेगा, छप्पन का प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में रहेगा, और बांगड़ का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहेगा। इसमें पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो रेड लोमी लाल चिकनी मिट्टी रहेगी, जिसमें 2 फसलें होती है, मक्का और चावल। मक्का जो आपकी रहेगी यहाँ 2 किस्में बोई जाती है, माही कंचन, माही धवल, और चावल की जो बोई जाती है बेटा वो ये। और बनास बाणगंगा के मैदान में जब अपन गए तो बनास का जो मैदान था मेरे भाइयों, उसका आपका जो मैदानी भाग का विस्तार था वो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर रहेगा। वेरी गुड। और इसको भी फिर मैंने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा, ये दक्षिण का मैदान और ये उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान को मालपुरा, करौली, और दक्षिण के मैदान को कहते हैं मेवाड़ का मैदान। बाणगंगा का जो मैदान था वो कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर। लेकिन इसमें आगे गए थे तो अपन ने यहाँ पे देखा ये बनास का हो गया था। जी सर। और ये बाणगंगा का। बाणगंगा में एक अच्छी बात ध्यान रखना कि बाणगंगा और यमुना नदी के जो बीच का मैदानी भाग है बेटा उसे रोही दोआब कहते हैं। ओके सर। और फिर इसके बाद चंबल के मैदान में आ गए, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में मिला। ओके सर। और इस नदी के द्वारा अबनाल का अपर्दन कर जो उत्खात भूमि बनाई जाती है उसे कहते हैं बीहड़ या डांग। और बीहड़ या डांग जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जिस क्षेत्र में, वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और सबसे ज्यादा जो बीहड़ रहेंगे आपके मेरे भाइयों, इसमें वो सबसे ज्यादा रहेंगे सवाई माधोपुर के अंतर्गत। परसेंटेज में बीहड़ सबसे ज्यादा आपके धौलपुर में पाए जाते हैं। और कभी पूछा जाए डांग का राजा किसको कहते हैं तो धौलपुर, और डांग की रानी तो बेटा ध्यान रखना किसको कहते हैं, करौली को कहते हैं। ओके। अब सुनो, अब अगली बात बेटा इसमें क्या आएगी, तो अगली बात जब अपन देखने के लिए जाते हैं तो यहां पे अगली बात जो आ रही है बेटा वो आती है दिशाओं के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग। और इसमें कोई भी रट्टा नहीं मारना है। जैसे बताइए, ये आपके उत्तर का मैदान हो गया, बिल्कुल हो गया सर। ये कौन सा मैदान हो गया बताइए आप, उत्तर का मैदान। ओके सर। तो दिशाओं के आधार पर कौन सी नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए हैं, तो ये तो उत्तर का मैदान है। अभी देखेंगे नदियां कौन सी रहेंगी इधर। बताइए ये जो मैदानी भाग है, जी सर बिल्कुल है, तो इसे आप कहेंगे दक्षिण का मैदान। बिल्कुल कहेंगे कि ये आपके राजस्थान में कौन सा मैदान हो गया, दक्षिण का मैदान। ओके सर। इधर की तरफ आप जाएंगे तो भाई साहब ये कौन सा मैदान हो गया राजस्थान का, तो इसे आप कहेंगे पूर्व का मैदान। बिल्कुल कहेंगे सर। तो ये हो गया आपका पूर्व का मैदान। इधर की तरफ जब जाएंगे राजस्थान के इस वाले एरिया में तो इसे आप कहेंगे क्या, पश्चिम का मैदान। बिल्कुल कहेंगे सर। तो ये हो गया आपके पश्चिम का मैदान। ओके सर। तो भाई साहब राजस्थान के अंतर्गत जो उत्तर का मैदान है वो कौन सी नदी बनाती है, दक्षिण का मैदान कौन सी बनाती है, पूर्व का मैदान कौन सी बनाती है, और पश्चिम का कौन सा बनाती है। और भाई साहब इसके बाद जब जाएंगे तो यहां पे आप इसे कहेंगे सर मध्य का मैदान। ये आपके राजस्थान का हो गया भाई साहब मध्य का मैदान। तो कई बार बेटा यहां दिशाओं के आधार पर भी मैदानी भाग पूछ लिए जाते हैं आपसे, कि उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान, पूर्व का मैदान, पश्चिम का मैदान और मध्य का मैदान। अब मैदानी भाग की जब निर्माण प्रक्रिया में बता रहा था आपको, तो मैंने कहा था नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से जो निर्मित होता है उसे कहते हैं मैदानी भाग। अब नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से, जैसे उत्तर का जो मैदान है, यहां से एक नदी आपकी प्रवाहित होगी ये, और इस नदी का नाम रहेगा मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी रहेगी, घग्गर नदी। तो भाई साहब कल को आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो उत्तर का मैदान है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ध्यान रखना घग्गर नदी। ओके सर। फिर इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो दक्षिण का मैदान है वो कौन सी नदी बनाती है, तो ध्यान रखना भाई साहब माही नदी। तो राजस्थान का दक्षिण का मैदान कौन सी नदी से निर्मित है, माही नदी। और फिर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये जो पूरब का मैदान है, ये जो पूरब का मैदान है इसे कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, तो भाई साहब ध्यान रखना चंबल नदी। कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, चंबल नदी। जी सर। और भाई साहब आपसे पूछा जाए पश्चिम का जो मैदान है इसे कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, तो भाई साहब ध्यान रखना लूनी नदी। कौन सी नदी ने बनाया है, जी सर लूनी नदी ने बनाया है। और आपसे पूछा जाए जो मध्य का मैदान है ये किस नदी के द्वारा बना हुआ है, तो भाई साहब फिर आप कहेंगे
बनास नदी। कौन सी नदी भाई साहब? बनास नदी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल को आपसे दिशाओं के आधार पर मैदानी भाग पूछे जाए तो ध्यान रखना, दक्षिण में जो मैदान रहेगा वो रहेगा किसका? माही का। उत्तर में जो मैदान रहेगा वो रहेगा घग्गर का। ओके सर। पश्चिम में जो मैदान रहेगा वो रहेगा लूनी का, और पूरब में जो मैदान रहेगा वो रहेगा चंबल का, और मध्य में जो मैदान रहेगा वो रहेगा बनास का। पहले यूं बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? और एक जो इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आज आपको देनी थी मेरे भाइयों, अपन जो ये रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें अपन ने सबसे पहले टॉपिक कवर किया था राजस्थान की स्थिति व विस्तार। उसके बाद एक टॉपिक अपन ने कवर किया राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। जी सर। और मेरे भाइयों, इतना कवर करने के बाद मैंने आपके लिए एक विशेष चीज लॉन्च की थी कल कि भाई साहब इन दोनों टॉपिकों का आपके लिए टेस्ट होगा, और टेस्ट का जो मैंने आयोजन बताया था वो आज होने जा रहा है लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन पर। मेरे भाइयों, लक्ष्य क्लासेज का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, और वहां पे ये टेस्ट 10 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान की स्थिति व विस्तार और संभागीय व्यवस्था के क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन रहेंगे 50। वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इससे अपनी तैयारी को और सुदृढ़ आप कर सकते हैं। तो भाई साहब, लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन पर 10 बजे शुरू हो रहा है आपका टेस्ट, 2 टॉपिकों का, राजस्थान की स्थिति विस्तार और संभागीय व्यवस्था का। ध्यान रहे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उसी फील को आप महसूस करें जो परीक्षा के अंतर्गत करते हैं मेरे भाइयों, उसी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पेपर को दें। और अभी भी 1 घंटा बाकी है, अगर किसी ने वो वीडियोज नहीं पढ़ी हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार और संभागीय व्यवस्था की, तो पूरी प्ले लिस्ट खोलें, वहां पे जाके उनका अध्ययन करें और उसके बाद उस पेपर को दें। 10 बजे से सही स्टार्ट होगा बेटा, और जब आप पेपर दे देंगे तो उसका आने वाले समय में किसी 1-2 दिन में कभी भी तय कर लेंगे समय, उस आने वाले समय में उसका सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा। तो पहले आप अपना एनालिसिस कर लें, मैंने जो कंटेंट कराया मैंने उससे संबंधित उस पेपर को रखा है भाई साहब, पहले आप अपना एनालिसिस कर ले, उसके बाद जैसे ही समय मिलेगा तो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो मेरे भाइयों, ये पेपर का थोड़ा ध्यान रखें, आज ही होगा, रविवार के दिन है, 10 बजे शुरू हो जाएगा, ध्यान रहे। अगली बात, मॉर्निंग में है 10 बजे, अभी 9 बजे अपनी क्लास खत्म हुई है, तो 1 घंटा है अभी आपके पास। और अगली एक इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, जो हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए विशेष सौगात दी गई है भाई साहब, जो अपने तैयारियों को सुदृढ़ करना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति जुनून रखते हैं मेरे भाइयों, जो लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने मिटने के लिए तैयार हैं, उनके लिए लक्ष्य परिवार भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और देखिए, सिलेक्शन के लिए जरूरत है दमदार तैयारी की, और भाई साहब जो आपकी वर्तमान के अंतर्गत जो सबसे बड़ी भर्ती चल रही है एलडीसी भर्ती आपकी 2026, इसके लिए आप यहां पे देखेंगे पूरा निचोड़ भाई साहब मॉड्यूल में डाल दिया गया है। यहां राजस्थान एलडीसी भाई साहब, ये सामान्य जो अध्ययन की किताब है जिसके 50 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें जीके का रोल रहने वाला है, ये एलडीसी की मेरे भाइयों दैनिक विज्ञान की रहेगी, ये एलडीसी की गणित वाला जो वॉल्यूम है वो रहेगा, ये एलडीसी के लिए हिंदी वाला वॉल्यूम रहेगा, और ये एलडीसी के लिए इंग्लिश का वॉल्यूम रहेगा। इसका मतलब एलडीसी को अगर क्रैक करना है तो इन 5 किताबों का कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए, और हर एक बच्चे को हमारे एप्लीकेशन पे मेरे भाइयों ये 5 का कॉम्बो एक साथ मिल रहा है, और वो भी देखिए मात्र कितने रुपए में, 799 रुपए में विद्यार्थियों के लिए। तो भाई साहब, अपनी तैयारी को सुदृढ़ और अपनी तैयारी को मजबूत और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेरे भाइयों यहां ध्यान रहे, जो भाई ने आईएलडीसी का सपना देखा है वो भाई साहब इस कंटेंट के साथ पूरी एलडीसी के पेपर को एक ही बार में क्रैक कर सकता है। तो मेरे भाइयों, देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और 5 की 5 जो आपके मॉड्यूल हैं जो आपकी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं एलडीसी को, उन्हें परचेज कीजिए। और मात्र यह ऑफर चल रहा है, आपके कुछ दिन ही रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, 799 रुपए में रहेगा भाई। ओके, वेरी गुड। चलिए मेरे भाइयों, और अगली बात ये, जैसा कि आप कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवाईक्यू के लिए राजस्थान का इतिहास जो अपनी बुक चल रही है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, लक्ष्य परिवार की अपनी ये बुक है। काफी टाइम पहले निकाल दी गई हैं, आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से उपलब्ध कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और भाई साहब, राजस्थान का जो भूगोल है, अभी थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए मेरे भाइयों, ये बुक आपके लिए उस तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी कि आप भी कहेंगे सर मजा आ गया। हर प्रश्न के नीचे व्याख्यात्मक इसका हल होगा, और वो भी भाई साहब मैपिंग के थ्रू हल होगा, सारणी के थ्रू हल होगा। जब ये किताब आएगी तो पूरे मार्केट में तहलका मचाते हुए जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र और है राजस्थान के भूगोल वाली किताब का।
काम चल रहा है, दी एंड की तरफ पहुंच चुका है, बस थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए मेरे भाइयों। तो आज का जो सेशन अपना रहा वो भाई साहब काफी दमदार रहा, आपका सहयोग सराहनीय था देखने के लिए। और मेरे भाइयों इसी प्रकार का ये सहयोग बना रहे। जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। और हमारे परिवार का इसी प्रकार का अगर कोई विद्यार्थी हिस्सा बनना चाहता है मेरे भाइयों, जिसको वो अपनी हमारे परिवार में जोड़कर ये सोच सकता है कि यार मेरी मंजिल इस परिवार के द्वारा पूरी हो सकती है, तो भाई साहब मोस्ट वेलकम, आइए हमारे परिवार के अंतर्गत और क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर कल उसी क्लास के साथ, उसी समय के साथ, उसी कंटेंट के साथ, उसी जोश के साथ मेरे भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।